नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है फायर, फोकस, आइडेंटिफाई, रिवाइज और एक्सेल। यहाँ पे आपको मिलेगी हर वो चीज जो आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए चाहिए, वो भी पीवाईक्यूज के माध्यम से। हमने ये सीरीज नीट और जेई में अलग अलग रखी है। आपको नीट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और जेई के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अलग अलग सीरीज में मिलेंगे। नीट में सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, केवल रट्टा नहीं मारते। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही वो क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर बार बार घुमा फिरा के आपसे एग्जाम्स में पूछेगा। तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, इस सीरीज में आपको मिलेगा हर पीवाईक्यू का क्लियर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, स्मार्ट ट्रिक्स जो फास्टर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगा पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। There are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes two times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction. एक क्विक टिप, अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ पाते हैं तो मान लीजिए 50% आंसर आपका वैसे भी आ गया है। आपको क्वेश्चन समझना कैसे है? क्वेश्चन आपको फुल स्टॉप से फुल स्टॉप समझना है, या जहां एक सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां तक समझिए, क्वेश्चन को परसीव कीजिए और उसके हिसाब से उसको डायग्राम में तब्दील कीजिए। जैसे आप देखिएगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं। टू इंक्लाइंड सर्फेसेस सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, वन ऑफ देम इज रफ एंड द अदर इज परफेक्टली स्मूथ। रफ का मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है एंड सेकंड वन इज स्मूथ। अ बॉडी टेक्स टू टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस देन ऑन द स्मूथ सरफेस। मतलब अगर आपने यहां से बॉडी को छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस पे अगर वो टाइम टी लेता है नीचे तक आने में, तो रफ सरफेस पे वही बॉडी टाइम 2t लेगी। आप इस बात का ध्यान दीजिए, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की लेंथ में कोई फर्क नहीं है, दोनों के इंक्लिनेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो उनके एक्सिलरेशन में, बिकॉज एक रफ है और एक स्मूथ है। तो अब हम पहले इनके एक्सिलरेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर आप रफ की बात करेंगे तो मान लीजिए एक्सिलरेशन अगर a1 बोल रहा हूं मैं, और स्मूथ के लिए लेट से एक्सिलरेशन इज a2, तो वी नो दैट फॉर रफ प्लेन एक्सिलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, while for smooth acceleration is g sin theta only. स्मूथ के लिए एक्सिलरेशन इज g sin थीटा, रफ के लिए एक्सिलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो स्मूथ में एक्सिलरेशन तो ज्यादा है, इसीलिए टाइम कम लगेगा। रफ में एक्सिलरेशन कम है, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। सो नाउ फॉर रफ इक्वेशन लगाते हैं अपन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s जो भी डिस्प्लेसमेंट है l मान लेते हैं जो दोनों के लिए सेम है। u की जगह 0, हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टाइम इज 2t। ध्यान रखिए रफ में टाइम 2t लगा है टोटल, वाइल स्मूथ में टाइम t लगा है। और स्मूथ के लिए वी विल राइट l इक्वल टू u, यहां पे भी 0 है, हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। स्मूथ वाले को इक्वेशन नंबर 2 और रफ वाले को इक्वेशन नंबर 1 देके मैं डिवाइड कर रहा हूं। 1 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, वी विल गेट, देखिए दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी दोनों के सेम होंगे। दैट मींस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 4t स्क्वायर। 4 कहां से आया? इस 2 के स्क्वायर से आया। कैंसिल आउट करना शुरू कीजिए, 2 से 2, जी से जी, और एक टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास एलएचएस में केवल साइन थीटा, आरएचएस में 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। दैट मीन्स, और हम थीटा को 45 डिग्री भी पुट करेंगे अगर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंगल इज 45 डिग्री। 1 बाय रूट टू इक्वल टू 4 बाय रूट टू माइनस 4 म्यू बाय रूट टू, कॉस 45 भी 1 बाय रूट टू, साइन 45 भी 1 बाय रूट टू। सो 4 म्यू दूसरी साइड गया, ये बना 3 म्यू इक्वल टू 3 बाय 4। आंसर इज डी, म्यू इक्वल टू 3 बाय 4। सो अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूं। द ट्रिक इज, ऐसे केसेस में पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल प्लेन आपको दिए हैं और दोनों प्लेन में कितना टाइम ले रहा है वो नीचे आने में टाइम का रेशियो दिया है। सो द ट्रिक इज इन सच केसेस, मान लीजिए क्वेश्चन वापस से नीट में या किसी और एग्जाम में आता है जहां पर 2 की बजाय 3 दे दिया, 4 दे दिया, कि टाइम टेकन इन रफ प्लेन इज 4 टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन इन स्मूथ प्लेन, देन द फॉर्मूला इज म्यू इक्वल टू टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। सो प्लीज इस ट्रिक को याद रखिएगा और इसको यूटिलाइज कीजिएगा। अगर यहाँ पे आप एन को 2 पुट करते हैं तो देख लीजिए अपना आंसर आ रहा है कि नहीं। म्यू इक्वल टू 10 45 तो 1, एन को 2 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 बाय 4, द आंसर इज 3 बाय 4। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kilogram and 1 kilogram is,
अब नॉर्मल रिएक्शन आपको पता करना है। क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर आप पूरे सिस्टम को कंसिडर करेंगे तो 18 न्यूटन ऊपर से उन्होंने लगाई है डाउन द प्लेन और 60 न्यूटन नीचे से लगाई है अप द प्लेन। पूरे सिस्टम का मास इज 6 किलोग्राम। दैट मींस एक ओवरऑल नीचे फोर्स और लगेगी विच इज 6g sin 30 एंड g को 10 इसने ऑलरेडी दिया है। दैट मींस इट बिकम 60/2 30 न्यूटन। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे पूरे सिस्टम पर ऊपर देयर इज अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, नीचे mg sin थीटा के हिसाब से 30 न्यूटन और डाउन द प्लेन एक और फोर्स है देखिए ऊपर से 18 न्यूटन। दैट मींस द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 60 माइनस 48। तो जो नेट फोर्स इस पे अप द प्लेन लगेगी दैट विल बी इक्वल टू 12 न्यूटन ओनली। और नेट फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई करते हैं यहाँ, दैट मींस एक्सेलरेशन बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक समझिए, क्या कोई दिक्कत है यहां तक? आप चाहें तो अलग अलग बॉडीज का अलग अलग एफबीडी भी बना सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने पूरा एक ही एफबीडी बनाकर नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। एक्सेलरेशन बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको चाहिए फोर्स बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। 2 और 1 किलोग्राम के बीच की फोर्स, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आएगी वो है। तो क्या एक बार 1 किलोग्राम का एफबीडी बनाए? बिकॉज 1 किलोग्राम पे जो नॉर्मल रिएक्शन एन यहां से लगेगा वो वही नॉर्मल रिएक्शन है जो 2 और 1 किलोग्राम के बीच में पूछा है। और ऊपर से लग रहा है एक 18 न्यूटन एंड देयर इज वन मोर फोर्स नीचे की तरफ, इसका mg sin थीटा 1g sin 30 विच इज 5 न्यूटन। तो अगर आप F इक्वल टू एम यहां पर लगाते हैं तो देखिए अपवर्ड फोर्स नेट आएगी n माइनस 18 माइनस 5। एक बार फिर ये 1g sin 30 बनेगा 5 न्यूटन। n अपवर्ड फोर्स माइनस 18 डाउनवर्ड फोर्स और 1g sin 30 5 न्यूटन भी डाउनवर्ड फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n आ जाएगा 23 प्लस 2 25 न्यूटन। सो बी इज द आंसर। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। mg sin थीटा को भूल मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नीचे mg sin थीटा भी याद रखिए। जनरली ये मिस्टेक होती है, हम mg sin थीटा को भूल जाते हैं। So this was the second question. Now the third question. The distance covered by body of mass 5 gram having linear momentum 0.3 kilogram per 0.3 kilogram meter per second in 5 seconds. शायद अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। We know that momentum equal to mass into velocity. That means momentum is 0.3, mass is 5 by 1000 because ग्राम में दिया हुआ है and velocity is v. Velocity यहां से आ जाएगी अपने पास 300 बाय 5। ये 1000 उधर गया, 0.3 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा अपॉन 5 विच बिकम्स 60 मीटर पर सेकेंड। एंड एज वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड विच इज कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा कोई क्लू नहीं दिया हुआ है कि आप वेलोसिटी को वेरिएबल माने। सो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट मींस वी कैन अप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 60 और टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। सो इट बिकम्स 300 मीटर। बी इज द आंसर। कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑलरेडी इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन, जिसको करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, असर्शन रीजन करते हुए दो तीन चीजें आपको समझनी होंगी। पहला, आपको यह पता करना होता है कि सेकंड स्टेटमेंट कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन है या नहीं, जबकि आप उल्टे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट का रीजन है कि नहीं, हमें ये देखना है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का रीजन है या नहीं। पहली ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूं मैं, कैसे पता करना है सर की रीजन है या नहीं, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको अगर पता करना है तो बिना सेकंड स्टेटमेंट देखे आप फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही है फर्स्ट स्टेटमेंट तो उसका रीजन खुद एक बार देखने की कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में यहां पढ़ रहा हूं और उसका रीजन मैं एक बार खुद सोचने की कोशिश करूंगा। अगर वो सेकंड स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन लगा कर आइए, यस इट इज द रीजन। और अगर बिल्कुल डिफरेंट है तो फिर आप समझ जाइए कि रीजन तो नहीं है इसका। हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट सही जरूर हो लेकिन वो रीजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत आराम से पढ़िएगा तसल्ली से एक एक लाइन को समझते हुए। व्हेन अ फायर क्रैकर या रॉकेट या बॉम्ब जो भी आप मान लीजिए एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, इट्स फ्रेगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ व्हिच द फायर क्रैकर वुड हैव फॉलोड हैड इट नॉट एक्सप्लोडेड। कहने का मतलब कि आपने किसी रॉकेट को प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली ऊपर फेंका और वो रॉकेट यहाँ पे जाके कहीं पे एक्सप्लोड हो गया। इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। इधर जा सकता है कोई, कोई दूसरा फ्रेगमेंट है वो इधर चला जाएगा, तीसरा फ्रेगमेंट इधर चला जाएगा, चौथा इधर चला जाएगा। लेकिन क्या इसका लेकिन ये क्या इसका सेंट्रोमस सेम पाथ पे चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा।
सेंटर ऑफ मास इसका सेम पाथ पे चलता रहेगा जिस पाथ पर पे फायर क्रैकर चलता। तो यहां पर आप देखिए इसको पहले सही है कि नहीं। उसने बोला व्हेन अ फायर क्रैकर एक्सप्लोड्स इन मिड एयर इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग। व्हाट कंटिन्यू मूविंग? अरे इसके फ्रैगमेंट्स थोड़ा ना सेम पाथ पर चलते रहेंगे। इसका अगर सेंटर ऑफ मास लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होता। इनका सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पर चलेगा जिस पाथ पर वो बॉम्ब या फायर क्रैकर चल रहा होता, अगर वो फटता नहीं तो। सो ध्यान रखिए असर्शन रे जिस तरीके से लिखा हुआ है इसने स्टेटमेंट है वो तो गलत है। अगर वो ये बोलता है कि इनका सेंटर ऑफ मास सेम पाथ पर चल रहा है तो वो स्टेटमेंट सही होता। और मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि इसने सेंटर ऑफ मास ही लिखा होगा। शायद यहाँ पीपीटी में मिस्टेक हो गई होगी। एंड एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर सेकंड स्टेटमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है। एंड नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन दिस एक्सप्लोजन। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट अभी जैसा दिया है तब तो सही नहीं है। सेंटर ऑफ मास दिया होता तो सही होता। ए इज नॉट करेक्ट बट बी इज करेक्ट मेरे हिसाब से। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर इसने सेंटर ऑफ मास लिखा होता फर्स्ट स्टेटमेंट में तब तो इसका आंसर होता बी। अगर इसने सेंटर ऑफ मास लिखा होता तो इसका आंसर बी होता। ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। सेंटर ऑफ मास तो उसी पाथ पर उसी रास्ते पे चलेगा ही ऑफ कोर्स जिस रास्ते पे फायर क्रैकर चल रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। A small block slides down on a smooth inclined plane. स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे अगर चलेगा तो आपको पता है ना एक्सेलरेशन आप लोगों ने कांस्टेंट मानना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो एट टाइम t इक्वल टू जीरो। s n be the distance traveled by block in the interval t equal to n minus 1 to n equal to 1। मतलब इसने ये बोल दिया कि दिस इज nth सेकेंड। और क्या हम जानते हैं nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है u प्लस अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a बाई टू एन माइनस वन। सो वो ये कह रहा है फाइंड एस एन अपॉन एस एन प्लस वन। मतलब एक बार आपको अच्छा u तो है जीरो, एक बार आपको इस फॉर्मूला में n को n पुट करना है, एक बार आपको इस फॉर्मूला में n को n प्लस वन पुट करना है और रेशियो ले लेना है। तो ये रेशियो आएगा एस एन अपॉन एस एन प्लस वन इक्वल टू ए बाई टू एन माइनस वन अपॉन में सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट उसने एस एन प्लस वन बोला है तो एन की जगह एन प्लस वन पुट कीजिएगा। द रेशियो विल बिकम ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल्ड आउट टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन क्वेश्चन ये बहुत इजी है। आसानी से आप इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए। एस एन एथ का इक्वेशन याद रखिएगा। एस एन एथ अलग है, एस एन अलग है। एस एन एथ मतलब एनवें सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट आप पता करना चाह रहे हैं, पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड में। पांचवां सेकंड मतलब टी बराबर 4 से टी बराबर 5। आठवां सेकंड मतलब टी इक्वल टू 7 टू टी इक्वल टू 8। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। एक और फॉर्मूला आता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा जीरो से लेके टी टाइम तक पूरा। मान लीजिए आप एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो वो आपको पहले 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर आपको पांचवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moving with velocity v vector is acted by three forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of particle will। एक बात आप देखिए, क्या ये तीनों वेक्टर्स मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये और इसका डायरेक्शन ये। तो केवल इतना मत देखिए ये क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। ये भी देखिए क्या जो क्लोज पॉलीगन बन रहा है उसमें तीनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है या नहीं? बिल्कुल ऑर्डर सेम है। आप देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहा है पूरा। तो जब भी कोई भी तीन वेक्टर्स हो जो एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हो, एक की टेल दूसरे के हेड पे रखने के बाद, एक की टेल दूसरे के हेड पे रखने पर अगर ये क्लोज पॉलीगन बन रहा है और सेम ऑर्डर में है सारे, तो इन दैट केस नेट फोर्स इज जीरो, रिजल्टेंट जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा। और नेट फोर्स जीरो आएगा ये अगर आपने पता कर लिया यहां से तो इसका पक्का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो आएगा। और एक्सेलरेशन जीरो आएगा तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। आपको इनमें से कोई भी डाउट हो अगर आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। किसी भी वीडियो पर अगर आप कमेंट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का डाउट पूछेंगे या किसी और वीडियो की डिमांड करेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी और चैप्टर के पीवाईक्यूज चाहिए जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा ही, लेकिन अगर आपको किसी और चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जल्दी चाहिए वीडियो आप बता सकते हैं एंड यू विल गेट इट। सो इन दिस केस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। एक बहुत इजी प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ये क्या हुआ?
सो अगला प्रॉब्लम एक बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है वो, विद एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन g। पहले आप एक बात ये समझिए कि अगर आपने एक बलून को छोड़ दिया है और वो नीचे आ रहा है g से कम एक्सेलरेशन से, तो पक्की बात है उस पर कोई एक फोर्स ऊपर लग रही होगी। बिकॉज अगर केवल नीचे mg लग रहा होता तो इसका एक्सेलरेशन g से कम नहीं होता, इसका एक्सेलरेशन g के बराबर ही होगा। सो पहला आइडिया आपको ये लगना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन g से कम। हाउएवर वो फोर्स mg से कम होगी, इसीलिए नीचे एक्सेलरेट हो रहा है अभी भी। अगर वो फोर्स mg से ज्यादा होती तो ये एक्सेलरेट ऊपर होने लग जाता। खैर, नीचे mg लग रहा है, ऊपर फोर्स F लग रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे mg माइनस F, जो कि नेट फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम आगे के पार्ट पे। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, इक्वेशन बना ली। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द सेम एक्सीलरेशन a। अब वो कह रहा है इसमें से कुछ मास निकालो जिससे ये उसी एक्सेलरेशन a मतलब सेम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट होने लगे। लेट m डैश इज रिमूव। अगर m डैश मास आपने रिमूव कर दिया तो पार्टिकल का मास हो जाएगा m माइनस m डैश। नीचे वेट भी चेंज हो जाएगा m माइनस m डैश इंटू जी, लेकिन ऊपर वाली फोर्स चेंज होगी, इसका कोई क्लू नहीं दिया आपको। आपको ये माननी पड़ेगी कि ऊपर जो भी बुओयंट फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट लग रहा है, whatever force it is, it will remain same. And now the acceleration is not downward बल्कि upward। तो नेक्स्ट इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसलिए अब आप लिखेंगे नेट फोर्स भी अपवर्ड, F माइनस एम डैश जी। डायग्राम देख लो एक बार, इक्वल टू m माइनस m डैश इंटू a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि कैपिटल F क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी है, कैपिटल F की टर्म्स में आंसर्स नहीं है, इसलिए आपको पहले तो कैपिटल F को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए सिंपली। अगर आप ऐड करेंगे, देखिए कैपिटल F से कैपिटल F कैंसिल आउट हो जाएगा, mg माइनस m डैश g इक्वल टू ये वाला ma प्लस m माइनस m डैश a, मतलब ma प्लस ma माइनस m डैश a। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट m डैश g इक्वल टू, क्योंकि ये वाला mg और ये वाला mg कैंसिल आउट हो जाएगा, m डैश g इक्वल टू 2ma माइनस m डैश a। m डैश a को उधर ले जाइए, यू विल गेट m डैश g प्लस a इक्वल टू 2ma। सो फाइनल आंसर इज m डैश इक्वल टू 2ma अपॉन g प्लस a, आंसर नंबर 1। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको खुद वापस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। So let's move to the next question. A horizontal force 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम ही देख लेते हैं एक बार। मासेस आपको दिए हुए हैं, डायग्राम में आपको ये दिया हुआ है कि फोर्स किस पर लग रही है। तो अब पूछा क्या है? पूछा आपसे ये है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में कितना है, कॉन्टैक्ट फोर्स ए और बी के बीच में कितनी है। उसने फोर्स बोल दिया है, वो नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकता था, वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकता था। सबसे पहले अगर आप एफबीडी इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हैं तो 2 किलोग्राम पे 10 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन 3 किलोग्राम की वजह से एन इधर। अगर 3 किलोग्राम ने 2 किलोग्राम को नॉर्मल रिएक्शन एन दिया, इस सरफेस पे बात कर रहा हूं मैं, तो 2 किलोग्राम भी 3 किलोग्राम को नॉर्मल रिएक्शन एन ही देगा। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर ये एफ बराबर 10 न्यूटन 3 किलोग्राम पे भी लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगेगी। जहां पर ये आपको दिख रही है केवल उस पर लगेगी 10 किलोग्राम। वो बात अलग है जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 2 और 3 किलोग्राम के बीच में, दैट इज ड्यू टू दिस 10 न्यूटन। मगर 10 न्यूटन आप एफबीडी में फ्री बॉडी डायग्राम में केवल 2 किलोग्राम पर शो करेंगे, ठीक 3 किलोग्राम पर 2 किलोग्राम के द्वारा दिया गया नॉर्मल रिएक्शन शो होगा। एक्सेलरेशन, बिकॉज ये दोनों आपस में साथ चलेंगे, कनेक्टेड है, ये साथ चलेंगे, ना बी आगे निकल पाएगा ना ए आगे निकल पाएगा, हेंस एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर बोथ। नाउ फॉर 2 kilogram you will write 10 minus n equal to 2a. For 3 kilogram you will write n minus a equal to, n minus a नहीं है, सॉरी, n equal to 3a, क्योंकि उस पर नेट फोर्स केवल n है। ऑन एडिंग we will get 10 equal to 5a। और अगर आपको एक्सेलरेशन पता लग गया कि दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुट इन 1 या पुट इन 2, किसी में भी कर दीजिए, फट से भी कर सकते हो। देयर आर सिंपलर मेथड्स फॉर दिस। यार एक्सेलरेशन क्या तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिख रहा? बताओ, पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है 10 न्यूटन और पूरे सिस्टम का मास है 5 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन तो आप लोग डायरेक्टली समझ सकते थे कि सर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन क्लियर है?
अब इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप या तो बी का एफईडी बना देते हैं या ए का एफईडी बना देते हैं। हाउएवर मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ। द ट्रिक इन सच केसेस इज, अगर लेट से वी हैव टू मासेस, अब हम ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत काम आएगी आपके। लेट से मासेस आर m1 एंड m2, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड बॉडीज के लिए भी वैलिड है और कॉन्टेक्ट में जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, इन बॉडीज के लिए भी वैलिड है। मान लीजिए m1 पर फोर्स F1 और m2 पर फोर्स F2 लग रही है, सो इनका एक्सेलरेशन तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन m1 प्लस F2। F2 माइनस F1 जो कि नेट फोर्स आएगी अपॉन m1 प्लस m2 जो कि नेट मास है। सो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रस्सी में टेंशन का और ऐसे केसेस में नॉर्मल रिएक्शन का सेम फॉर्मूला होगा, वो आएगा m1 F2 प्लस m2 F1 अपॉन m1 प्लस m2। याद रखिएगा इसको, ऐसे केसेस में आपको टेंशन कैलकुलेट करनी हो या इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, आप ये काम कर सकते हैं, ये वाली फोर्स इंटू ये वाला मास प्लस ये वाली फोर्स इंटू वो वाला मास। मतलब इस लेफ्ट वाली फोर्स के साथ राइट वाला मास मल्टीप्लाई कीजिए, राइट वाली फोर्स के साथ लेफ्ट वाला मास मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है तो जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आंसर आएगा नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, यहाँ कोई फोर्स नहीं है तो 0, अपॉन में 3 प्लस 2, ऊपर आ गया 10 इंटू 3 30 और नीचे आ गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 6 न्यूटन।